2 जनवरी की रात करीब 10:45 पर वेनेजुएला की राजधानी काराकस के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स, ड्रोन, टोही विमान और फाइटर हेलीकॉप्टर्स इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए जा रहे थे जिससे यह रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं थे। इन हेलीकॉप्टर्स में थे यूएस आर्मी की डेंजरस यूनिट डेल्टा फोर्स, जो मेजर सिचुएशंस, आतंकवादियों से निपटना हो, किसी को बंधक से छुड़ाना हो या किसी बड़े और ताकतवर आदमी को कैप्चर करना हो या जरूरत पड़े तो एलिमिनेट करना हो, ऐसे मिशन आमतौर पर डेल्टा फोर्स को भी दिए जाते हैं। और आज इनका हाई वैल्यू टारगेट था वेनेजुएला का सबसे अहम आदमी, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। डेल्टा फोर्स के सोल्जर्स सीधे राष्ट्रपति भवन के उस कमरे में एंटर करते हैं जहां मादुरो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। धमाकों की आवाज से निकोलस मादुरो की नींद खुल जाती है और वह सीधे सेफ रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन मादुरो पकड़े जाते हैं और यहां से यह मामला अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस से बयान आता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका में ड्रग्स ट्रैफिकिंग और आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यूयॉर्क लाया जा रहा है जहां उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। अमेरिका के द्वारा निकोलस मादुरो के ऊपर लगाए गए आरोपों का अगर फैक्ट देखें तो आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया, पेरू, बोलिविया और मलेशिया जैसे देशों से ड्रग्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। अमेरिका में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग इन्हीं देशों से समुद्र के रास्तों से जहाज, कंटेनर, कार्गो शिप के द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला पर आरोप है कि वहां से ड्रग्स हवाई जहाज के रास्तों से भेजी जाती है, लेकिन समस्या यह है कि वेनेजुएला का एयर स्पेस, उसकी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, इन हालात में हवाई रास्तों से ड्रग्स ट्रैफिकिंग बहुत ही मुश्किल काम है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में हर साल लगभग 1 लाख लोग की डेथ ड्रग्स की ओवरडोज से होती है। अब सवाल यह उठता है, अगर ड्रग्स किसी दूसरे देश से सप्लाई होता है और वेनेजुएला से ड्रग्स की सप्लाई काफी मुश्किल काम है, तो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगाकर हमला क्यों किया? दरअसल इसके पीछे वेनेजुएला में पाए जाने वाला क्रूड ऑयल का विशाल भंडार। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल भंडार इतना विशाल है कि यह विश्व भर में टॉप 10 तो क्या टॉप 5 देशों की लिस्ट में भी नंबर 1 पर आता है। अगर वेनेजुएला और अमेरिका के पॉलिटिकल रिलेशन के फैक्ट को चेक करें तो आज से लगभग 100 साल पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऑयल वेनेजुएला के कुओं से निकलता था, पैसा अमेरिकी कंपनियों के बैंक अकाउंट में जाता था। बदले में अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर हथियार देता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया सन 1958। 1952 से 1958 तक वेनेजुएला का राष्ट्रपति था मार्कोस परेज जिमेनेज। 1948 में वेनेजुएला में चुनी हुई सरकार के खिलाफ सैन्य तख्तापलट हुआ। मार्कोस परेज जिमेनेज उस तख्तापलट के मुख्य चेहरों में से एक थे। 1952 के चुनावों में जब विपक्ष की जीत रहा था तो नतीजे रद्द कर दिए गए और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 1958 में जनता, स्टूडेंट्स, चर्च और सेना के हिस्से ने विरोध किया। देशव्यापी आंदोलन हुआ और जिमेनेज भागकर अमेरिका के मियामी शहर में शरण ले लिए। उसी साल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन काराकास पहुंचे। जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। पत्थर, लाठी, पाइप, जिसको जो मिला लेके जनता निक्सन को मारने दौड़ पड़ी। निक्सन को लगा आज जिंदा लौटना मुश्किल है। किसी तरह उन्हें बचाया गया। इसके बाद वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों को खुली छूट दे दी। बदले में अमेरिका लोकतंत्र की मजबूती और कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर हथियार बेचता रहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि करप्शन और ह्यूमन राइट्स सबको वेनेजुएला की सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। 1990 तक वेनेजुएला अमेरिका का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका था, लेकिन जनता गरीब ही रही। इसी गुस्से के परिणाम स्वरूप 1998 में सत्ता में आए ह्यूगो चावेज। ध्यान देने वाली बात यह है कि चावेज सत्ता में किसी तख्तापलट से नहीं आए थे।
वो एक लोकतांत्रिक चुनाव जीत कर आए थे और आते ही आर्थिक और राजनीतिक बदलाव शुरू किए। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, तेल वेनेजुएला की जमीन से निकलता है तो उसका मुनाफा विदेशी कंपनियों की जेब में क्यों जाता है? अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि कागज में वेनेजुएला का तेल उद्योग पहले से सरकार के पास था। देश की तेल कंपनी थी पीडीवीएसए, लेकिन 1990 के दशक तक पीडीवीएसए लगभग एक स्वतंत्र कंपनी की तरह काम कर रही थी। फैसले कंपनी ले रही थी, सरकार सिर्फ नाम की मालिक थी और विदेशी कंपनियों को तेल निकालने में काफी ज्यादा छूट मिला हुआ था। सावेज ने यहीं पर सिस्टम बदला। 2001 से 2007 के बीच उन्होंने नया हाइड्रोकार्बन लॉ लागू किया। नियम साफ था, विदेशी कंपनियां वेनेजुएला में काम कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए, और उस ज्वाइंट वेंचर में कम से कम 51% हिस्सेदारी वेनेजुएला सरकार की होगी। मतलब तेल पर आखिरी फैसला सरकार का होगा। कुछ विदेशी कंपनियों ने ये शर्त मान ली। शेवरॉन जैसी कंपनियां नई व्यवस्था के साथ बनी रही। एक्सन मोबिल और कॉनको फिलिप्स, इन कंपनियों का कहना था, हम उस मॉडल में काम नहीं करेंगे जहां सरकार की बहुमत हिस्सेदारी हो। सावेज का जवाब और भी साफ था, अगर आप हमारी शर्तों पर काम नहीं करेंगे तो आपकी संपत्तियां वेनेजुएला की मानी जाएंगी। और 2007 में वेनेजुएला सरकार ने एक्सन मोबिल और कॉनको फिलिप्स की तेल संपत्तियां राष्ट्रीयकरण करके अपने नियंत्रण में ले ली। यहीं से मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा, यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंचा। दोनों कंपनियां मामला लेकर पहुंची ICSID में, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये वही अदालत है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत काम करती है। ICSID कोर्ट ने यह माना कि किसी देश को अपने प्राकृतिक संसाधन का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी कहता है अगर विदेशी कंपनियां की संपत्ति जब्त की जाती है तो उन्हें उचित मुआवजा देना हो। वेनेजुएला सरकार को आदेश दिया कि वह एक्सन मोबिल और कॉनको फिलिप्स दोनों को मुआवजा दे। एक्सन मोबिल के मामले में कंपनी ने करीब $16 अरब की मांग की थी। अंतिम फैसले में अदालत ने लगभग $1.6 अरब के मुआवजे को मान्यता दी और कॉनको फिलिप्स के मामले में फैसला और भी बड़ा था। ICSID वेनेजुएला को करीब $1.7 अरब मुआवजा देने का आदेश दिया। अप्रैल 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हुई। कुछ अमीर कारोबारी, तेल उद्योग से जुड़े लोग और सेना के कुछ अधिकारी इसमें शामिल थे। चावेज को गिरफ्तार कर लिया गया, एक अंतरिम सरकार घोषित कर दी गई, लेकिन चावेज के समर्थन में लाखों लोग काराकस की सड़कों पर उतर आए। सेना का एक बड़ा हिस्सा नई सरकार के साथ खड़ा नहीं हुआ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर तख्तापलट फेल हो गए। चावेज वापस सत्ता में लौट आए। इसके बाद चावेज और ज्यादा सख्त हो गए। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि इस तख्तापलट के पीछे अमेरिकी प्रशासन की भूमिका थी। अमेरिका ने इस आरोप से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर सामने आया कि अमेरिकी अधिकारियों और तख्तापलट में शामिल लोगों के बीच संपर्क थे। सीधी साजिश साबित नहीं हुई, लेकिन शक कभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ। 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ह्यूगो चावेज ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सीधे शैतान कह दिया। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। अब रिश्तों में कोई पर्दा नहीं बचा। चावेज के बाद सत्ता में आए उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो, इनकी भी नीतियां वही रही। तेल पर सरकारी नियंत्रण जारी रखा, अमेरिकी पूंजीवादी सत्ता का विरोध भी जारी रखा। अमेरिका ने जवाब में वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तेल व्यापार, बैंकिंग सिस्टम, सरकारी अधिकारियों पर रोक लगाई। जवाब में मादुरो ने चीन, क्यूबा, रूस, उत्तर कोरिया जैसे कम्युनिस्ट देशों से राजनीतिक और व्यापारिक समझौते किए। अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन और USA के संविधान के अनुसार क्या यह हमला वैधानिक है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 साफ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाएंगे। किसी देश का संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अमेरिका के संविधान के अनुसार आर्टिकल 1 सेक्शन 8 युद्ध घोषित करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस मतलब अमेरिकी संसद के पास है।
आर्टिकल 2, राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ जरूर है, लेकिन वो बिना कांग्रेस की अनुमति के युद्ध शुरू नहीं कर सकता। अब बचता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अगर किसी देश पर सीधा सशस्त्र हमला हुआ हो, आत्मरक्षा में कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका पर कोई सीधा सैन्य हमला हुआ था? क्या ड्रग्स तस्करी को अंतर्राष्ट्रीय कानून में सशस्त्र हमला माना जाता है? अमेरिका में सत्ता सिर्फ वोट से नहीं चलती। सत्ता की दिशा तय होती है पूंजी से। चुनावी पोस्टर्स भले ही नेताओं के चेहरे दिखाते हों, लेकिन उनके पीछे खड़ी होती है तेल कंपनियां, बैंक, हथियार उद्योग और कॉरपोरेट लॉबी, जो तय करते हैं कि दुश्मन कौन होगा और दोस्त कौन। इसी व्यवस्था में निकोलस मादुरो एक अपवाद नहीं, एक रुकावट थी। एक ऐसी दीवार जो कह रही थी तेल वेनेजुएला का है, फैसला वेनेजुएला करेगा। अब मुनाफा अमेरिकी बोर्डरूम में नहीं जाएगा। ड्रग्स तस्करी का आरोप एक कानूनी भाषा थी। पूंजी के रास्ते में खड़ी सरकार को हटाने की ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही की। ये टकराव था पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच। और जब कोई देश अमेरिकी पूंजी के आगे झुकने से इनकार करता है तो उसे अदालत में नहीं, कहानी में अपराधी बना दिया जाता है। मादुरो उसी कहानी के किरदार थे जिसे हटाना जरूरी था ताकि सिस्टम चलता रहे। अब सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने हमला क्यों किया, असली सवाल ये है कि क्या कोई देश जो इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसके साथ भी यही होगा। आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।